पर आपने बड़ी बात कही है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं पंकज जी, मुझे लग रहा है मुसलमान वोटर अब क्या है, आगे क्या हो सकता है और किसका खेल बिगाड़ सकता है। मुझे लग रहा है कासिम भाई ने जो अतः कहीं वो आईना है, आईना दिखा दिया। वो कहते हैं ना कि समुद्र में या फिर घर या परिवार का कोई तालाब वगैरह होता है, पहले हम मगरमच्छ ले आते हैं, उसको पालते हैं, फिर उसको खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां उनको डाल देते हैं। पहले वो मछलियां खाता है, फिर बड़ी मछलियां खाता है, और फिर धीरे 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 क्या करता है, वो बड़े बड़े जो मछली होते हैं तालाब में, उसको भी खाने की कोशिश करता है। कमोबेश ओवैसी साहब उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। दूसरी पार्टी को, और चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको डर है, उनसे डर है। अंदर तक उनको डर हो गया कि आने वाले समय में ये मगरमच्छ हमारे लिए हो सकता है। जो अभी पंकज जी आपने 10-12 सीटों की जो बात बताई, ये उसके उदाहरण है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि 10-11 सीटों पे वो जीत हार का वो कर सकते हैं। अब जिस तरीके से मुझे लग रहा है इस बार उनको अछूत घोषित कर दिया है, सभी पार्टियों ने कहा नहीं जी, हम आपको अगर लेंगे तो हमारा सनातनी जो वोट है, जो वोट कैडर है, वो हमसे कट जाएगा। मुझे लग रहा है इसका उल्टा असर पड़ेगा। इस सिंपैथी ओवैसी साहब के पास मुसलमानों के लिए जाएगी। मुसलमान हमेशा से ठगता आया है। मुसलमानों सबको अपने मसीहा बनाने की कोशिश करी कि हमारे लिए कुछ करेगा। कम से कम अगर ओवैसी साहब की आप 10-12 साल से राजनीति देखो, कोई ऐसा इशू नहीं है जिस इशू पे उन्होंने उठाने की कोशिश करी हो। ऐसे इशू जिसपे आजम खान साहब पीछे हट गए हों, वर्क साहब पीछे हट गए हों, और लोग पीछे हट गए, उन्होंने प्रमुखता से उठाने की कोशिश करी है। उसके बाद क्या हुआ, मुकदमे भी झेले हैं, लोगों की उनको गालियां भी खाई हैं, लेकिन वो खड़े रहे हैं। अब जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव है, मुझे लग रहा बहुत कुछ बदलाव होगा। अगर इसमें 5-6-7 सीटों पर अगर हार जीत का अगर इन्होंने एक आमदगी अपने अगर दिखा देते हैं, तो आने वाले समय में दूसरी पार्टियां ये नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टियां इनके पास जाएंगी, ओबीसी साहब हमारे पास आ जाओ। जो आपके पास जो वोटर, एक विशाल जो वोटर का एक समूह हो गया है, वो बिखर ना जाए, कम से कम आप हमारे साथ आ जाओ। तो इस तरीके से मुझे लग रहा हालात बनते आ रहे हैं। एक छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी से लेके कहाँ कहाँ उन्होंने अपना एक विस्तार जनाधार, उन्होंने हैदराबाद से निकल के, मुंबई से लेके, बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, और जगहों पे लेके चीजें उन्होंने बनाने शुरू। मेरे एक मित्र हैं गाजियाबाद में, पिछले चुनाव में उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। गामा साहब है उनका, जगमोहन गामा नाम है। तो उन्होंने क्या करा था, ओबीसी साहब से मिलके उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा, अच्छा खासा उनको वोट मिला, मुसलमानों का भी उनको वोट मिला, उनका व्यक्तिगत जो जो वोटर था वो भी मिला। तो जहां तक अछूत वाली बात है, ये मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बेवकूफी है पार्टियों की कि ओबीसी साहब को लाके हमारा नुकसान होएगा। हालांकि ये परसेप्शन बन चुका है कि ये सब होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आने वाले समय में अगर ओम प्रकाश राजभर, जो सुबह से लेकर शाम तक सबको गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, अमित शाह जी को गाली देते हैं, बावजूद भी उनको जरूरत पड़ती है कि नहीं, इनको बुलाया जाए, और भी नेता ऐसे बुलाया जाता है, तो उसके बाद में भैया ओबीसी में क्या काटे हैं, उन्होंने किसके गन्ने काट दिए, उन्होंने किसके गन्ने तोड़ दिए। तो वो भी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय। मुझे लग रहा ये वाला जो चुनाव है, इसके बाद में बहुत सारी अपनी जो एक मौजूदगी है, वो चुनाव में वो दर्ज करा देंगे। मौजूदगी चुनाव में दर्ज करा देगी। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है अनुपम जी, मुस्लिम लीग से कांग्रेस समझौता कर लेती है, लेकिन इनको अछूत बता देती है। बात हास्यास्पद तब हो जाता है जब बिहार के सासाराम में दंगे होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि दो लोग हैं, एक राज कर रहे हैं और दूसरे उनके एजेंट घूम रहे हैं। उस पर जवाब असुद्दीन ओवैसी देते हैं कि अरे एजेंट हम कब से हो गए, इतने सालों से उनके साथ सत्ता की मलाई आप खा रहे हो और एजेंट मुझे बता रहे हो। तो आखिरकार ये एजेंट का तमगा कब हटेगा? तब हटेगा जब इनकी राजनीतिक शक्ति की असली पहचान होने लगेगी, जब लगेगा कि राजभर की तरह ये भी साथ आए तो मेरा नुकसान, मेरा फायदा हो सकता है, और हट गए तो मेरा नुकसान हो सकता है। जैसे मुस्लिम लीग को लेकर के केरल में होता है, जैसे ओपी राजभर को लेकर के उत्तर प्रदेश में होता है, या जैसे और छोटी पार्टियां को लेकर के बिहार में होता है। पंकज भाई देखिए, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सेंध मारी। सेंध कहाँ लगती, किसी के घर में लगती है।
दिक्कत ये है कि सारी पार्टियां मान के चलती हैं मुसलमान इनके घर के अंदर हैं, इनका इनका निजी वोट बैंक है। अरे भाई कह रहा है इतना ज्यादा आपको मुसलमानों की चिंता है जितनी आप बताते हो, 5 सीटों पे वॉकओवर दे दो, मत करो समझौता। तो ठीक है चलो 5 सीटें तुम जीत लो भाई, इतनी अगर तुमको मोहब्बत है मुसलमानों से तो आप 5 सीटों पे वॉकओवर दे दो। मुस्लिम वोट सबको चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए कि मेरी जेब में गिरे। किसी और की जेब में गिरती है तो फिर वो वोट कटवा है, वो बी टीम। देखिए आप सपा के इस तरह देख लीजिए, कोई यादव कैंडिडेट कहीं से खड़ा हो जाए, भाजपा से खड़ा हो जाए, बसपा से खड़ा हो जाए, कांग्रेस से खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो यादव है तो वो वोट कटवा है। क्यों? क्योंकि यादव वोट के माई बाप सपा है, यादव वोट की माई बाप सपा है। अब उसमें अगर यादव कहीं और से खड़ा हो, किसी पार्टी से खड़ा हो जाए ब्रह्मांड, वो साहब वोट कटवा हो गया। मोहन यादव भी वोट कटवा हो गए, लेकिन इन्हीं में से एक वोट कटवा निरहुआ हो जाता है, तो वो आप ही को ठोक देता है आके। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि आप ही ठोक जाते हैं। और दूसरी बात, एक बात ये भी है ना कि जैसे एक बार प्रशांत किशोर बड़ी अच्छी बात कह रहे थे पंकज जी, क्या है कि लालू यादव कोई यादववादी थोड़ी ना है। यादववादी होते तो कहते मुख्यमंत्री कोई यादव बनेगा, वो कहते मेरा लड़का बनेगा और सब यादव उसको वोट दो। वो तो सीधे अपने लड़केवादी हैं, परिवारवादी हैं। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, किसी भी पार्टी को, लालू इन लोगों को इतना ज्यादा अगर मुसलमानों से मोहब्बत होती जितनी ये जता रहे हैं तो मुख्यमंत्री छोड़िए, डिप्टी सीएम आज तक किसी को नहीं बना पाए, हिम्मत नहीं पड़ी। एक वो अब्दुल रहमान अंतुले बने थे पता नहीं किस सन में कांग्रेस से, उसके बाद मुझे तो और कोई किसी की हिम्मत नहीं कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री छोड़िए, डिप्टी सीएम बना दे। विच इज नॉट टू से कि मैं कह रहा हूं बना दे, लेकिन मैं इन लोग की पोल खोल रहा हूं कि इनका 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 मुस्लिम प्रेम वैसे ही है जैसे लालू यादव का यादव प्रेम है, जैसे मुलायम यादव का यादव प्रेम है। ये इनका ये प्रेम सिर्फ अपने लिए है, अपने घर के लिए है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि जब से 1990 से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की ठेकेदार बनी, तब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बार बार कांग्रेस ने तो नहीं घुसने दिया था। हुआ क्या कि जब आपने कांग्रेस के भाई 3 वोट बैंक थे, मुसलमान सपा ले गई, दलित बसपा ले गई, तो सवर्णों को लगा अब हम खाली बैठ के क्या करें कांग्रेस में, यार हम भी भाजपा में चलते। वो भाजपा में शिफ्ट हो गए। तो भाजपा सरकार लेके कौन आया? कौन लेके आया भाजपा सरकार? मतलब भाई आपको याद होगा एक जमाने में, कौशिक साहब आपको भी याद होगा, एक बार कासिम आपको तो बताते रहे कि एसपी सिंह करके एक पत्रकार हुआ करते थे दूरदर्शन पे, ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, आप नहीं रहे। वो बड़ी अच्छी बात की साहब, मैं कुछ कह रहा था तो मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि देखो यार, भाजपा को कुछ मत कहो, जब तक भाजपा है तब तक हम। तो इसलिए मेरा मानना है कि इनको तो फायदा ही होता है और सबको फायदा होता है। जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जीतते रहे तब तक मुसलमानों को हका बकायदा लगा के अपने पाले में लाना और विधानसभा का चुनाव लड़ना सारे क्षेत्रीय नेताओं का एक पक्षी वो है। अच्छा, उनके अलावा अगर कोई वोट ले लेगा उनका, तो फिर वो वोट कटवा है। एक सिंपल सी उनकी फिलॉसफी है कि जो वोट हमको पड़ा वो वोट, और जो किसी और को पड़ा वो वोट पड़ा नहीं, वो वोट कट गया। पंकज भाई चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं एक संभावना की बात करता हूं, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि मायावती अपने कार्ड ऐन वक्त पे खोलती। मैं कौशिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए अलग अलग लड़ते हैं तो इनको वोट कटवा करार ये लोग दे भी दें, लेकिन अगर दोनों साथ आ जाते हैं, जिसकी संभावना ओवैसी की पार्टी के लोग तो जता रहे हैं, ऐसे में अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बल्क में इन दोनों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? और खास तौर पर वेस्टर्न यूपी, कई ऐसी सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो है इनविंसिबल हो जाएगा, वो जीत जाएगा और बीजेपी को करारी नुकसान पहुंचा सकता है, करारा झटका दे सकता है। देखिए पंकज जी, 2014 की समीक्षा आप करिए। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी जीती, वो जीती क्यों? क्या बसपा का रोल नहीं था उसमें? और आज जो दर्द हो रहा है, आप ये देखिए, इसी देश ने देखा है ना कैसे फरमान जारी होते थे। क्या इस देश का हर मुस्लिम ये सोचने को मजबूर था कि हमारा भला करने वाला कौन है?
5% मुस्लिम नहीं होंगे जो ये तय करते थे कि वोट किधर जाएगा। आज दर्द हो रहा है। आपने सारी सत्ता की चाबियां उनको सौंप रखी थी। त्यौहार आप देखिए, हम लोगों ने भी कवरिंग की है। त्यौहार मुसलमानों को कैसे मनाए जाते थे? पीएससी लगी हुई है, फोर्स लगा हुआ है, इनको कोई दिक्कत ना हो जाए। यदि इनको दिक्कत होगी तो भूचाल आ जाएगा। ये कौन तय करता था? ये माहौल किसने क्रिएट किया था? आज मुसलमानों को इस बात का दर्द हो रहा है कि मेरा वोट बैंक किसी की जेब में है क्या? जेब में था, वो 5% लोगों की जेब में था। उनके इशारे पर आप लोग काम करते थे, उनके इशारे पे आप लोग चलते थे, उनके इशारों पे ही जो चीजें तय की जाती थी वो हम सबको भी पता है। आज आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि वो वोट बैंक बंटने लगा, लोग सेंध लगाने लगे। कांग्रेस इतने दिन सत्ता में क्यों रही? पता नहीं है कि मुसलमानों का समर्थन था। जामा मस्जिद से कैसे दिल्ली से अपील होती थी? उसके बाद क्षेत्रीय दल मजबूत हुए तो किसके वोट बैंक से मजबूत हुए ये हम लोग नहीं जानते क्या? ये समझना पड़ेगा मुसलमानों को आखिर में कि वोट बैंक की तरह ही आप उपयोग किए जाते रहे हैं। आपके भय से जो 5% लोग जो थे वो भय पैदा करते रहे और वो तय करते रहे किधर रेखा में आपको जाना है। आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में देखिए, लोग जाने से कतराते थे, डरते थे। ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं। अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहां जाकर के बिजली चोरी पकड़ लें, कि मेडिकल स्टोर पर जाके छापा डालने का आप कैसी दवाइयां बेच रहे हैं। ये भय पैदा किसने किया? ये माहौल क्रिएट किसने किया? ये इसके लिए भी तो बताने वाले लोग होने चाहिए कि जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पुलिस जाने से डरती थी। एक जीप जाने से पहले नहीं, पहले सारे थानों का फोर्स बुलाया जाएगा तब अंदर एंट्री करेंगे। बिजली चोरी हो रही है, एक्शन की हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर के वहां बिजली चोरी रोक ले। तो ये तय कौन करता था? वो 5% लोग थे जिनके आपके नाम से जिन्होंने भय पैदा कर रखा था। आज वो माहौल खत्म हुआ है। आज आप सीधी रेखा में जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि वोट बैंक का मेरा तेरा किसका रहेगा। जब जब कोई भी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल हो या सत्ता में मुसलमानों के बगैर नहीं आया। आप देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तब आप देखिए एमएलए कितने मुस्लिम थे। समाजवादी पार्टी आई तब मुस्लिम एमएलए कितने थे। और आज भी आप देखिए 34 एमएलए उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कहने की बात अलग है, सच्चाई को स्वीकार करनी पड़ेगी। अभी कासिम साहब ने बताया कि साहब इनको नहीं देख रहे, उन्होंने किया क्या मुसलमानों के लिए? भय पैदा करने के अलावा, घृणा पैदा करने के अलावा समाज में उनको लेके चलने की बात होगी। जिनकी रैलियां सुनने के लिए मैंने सुनी है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रैलियां, जाड़ों में पसीना आता था, इस तरीके की वार्ता वहां होती थी, तो उनको जिम्मेदार नहीं मानेंगे आप। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको आप अनदेखी कर रहे हैं। आप उनको पूछ नहीं रहे हैं कि आपकी सहभागिता आज की राजनीति में होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कर सत्य कह रहा हूं। ये पर्सनल है। आप जब ये बात कह रहे हैं तो आप साथ में ये भी कहिए कि इस देश ने कभी पार्लियामेंट के अंदर कठुए और मुल्ले नहीं सुना था, वो भी सुना। इस देश में कैबिनेट मंत्री ने कभी नहीं कहा था गोली मारो सालों को, वो सुना, ये भी कहीं। अरे भाई, अब तुम संसद की बात कर रहे हो, मैं संसद के बाद की बात कर रहा हूं। नहीं सुना? मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी कासिम साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि संसद में ये शब्द नहीं सुने गए। लेकिन संसद के बाहर के शब्दों को कौन देखेगा? जो जनमानस में घृणा पैदा कर रहे हैं, को टारगेट करना, जो जनमानस में घृणा पैदा कर रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए, मुस्लिम क्षेत्र में जाने से घबराते थे, ब्यूरोक्रेसी के पैदा कर रहे हैं, ओवैसी घृणा पैदा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्या कहते हैं, फूल बरसा रहे हैं। नहीं, तो फिर उस बात को स्वीकार करिए कि वो 5% लोगों के सत्ता में मत आइए। आप ईमानदारी से हर मुस्लिम को आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आप उनकी कठपुतली क्यों बनना चाह रहे हैं? आपने वो 4 नाम ले लिए, 5 नाम ले, उनको पूछिए, उनको क्यों पूछा जाएगा? ओवैसी को नेता मानेंगे क्या वो? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवैसी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जब तक, अभी हो सकता है कि उनको दिक्कत हो रही हो कि मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन नहीं मिल रहा है, एक दिन मिलेगा मुस्लिम वोट बैंक, और धीरे धीरे करके मिलेगा, वो सत्ता के सहभागी बनेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके वोट बैंक मिला, और वो यही ओवैसी उस लाइन पर चलना चाहते हैं। आज मेरी मन सुनिए, लेकिन एक दिन आप, उनकी कम्युनिटी है, उनकी कम्युनिटी है, बकौल अनुपम भाई के, उनकी कम्युनिटी है, उनके साथ नहीं जाएगी तो अखिलेश यादव के साथ जाएगी। अखिलेश यादव मुसलमानों को एटा इटावा मैनपुरी में लड़ाएंगे चुनाव। क्यों टोपी पहनाए मुलायम सिंह को? क्यों मुल्ला मुलायम कहा?
कौन से वर्ग ने कहा मुल्ला मुलायम? किसने कहा? कि मीडिया कौन से ने वर्ग कहा। ने कहा मुल्ला मुलायम? मीडिया ने कहा, हैं? मुसलमानों ने नहीं कहा, आज मीडिया ने अखिलेश कहा। यादव जाते हैं क्या मीडिया नमाज ने में? कहा। आप रोजा में मीडिया जाते हैं ने अखिलेश कहा। यादव? जाते अखिलेश जाते यादव ना। तो नमाज का नाम नहीं लेते, अरे नमाज का प्रार्थना नाम तो करते हैं। इसलिए नहीं लेंगे चलिए, आप। चलिए, नहीं, चलिए, नहीं, मैं ये नहीं हाँ, कहना, हाँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ईमानदारी से, आप जो मेन लाइन थी आप उसमें कट गए। ईमानदारी से कासिम साहब बताएं, बहुत दिल पे हाथ रखे, क्या मुस्लिम क्षेत्र में जाने से अधिकारी नहीं घबराते थे क्या? कुछ भी हो रहा है, मैंने कब इनकार किया? मैंने उसकी बात क्यों घबराते थे? किसी भी क्षेत्र में कारण जाने से। क्या था उसका? कारण उसको कारण जानने का प्रयास एक कीजिए। चीज समझिए, उस क्षेत्र के उस आबादी के कौशिक जी, 5% इससे अलग से लोगों डिबेट रखिए पंकज जी ने किसी दिन। मुस्लिमों के नाम पर वो भय पैदा कर दिया समाज डिबेट में। रखिए। वो भय पैदा कर दिया समाज में कासिम साहब। 5% लोगों ने, मैं 95% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 5% लोगों ने मुसलमानों के नाम पर इतना हर भय पैदा समाज कर में दिया 5% कि वो उनकी लोग पूरी खराब कठपुतली होते बन हैं। गई। और अब भी कुछ लोग ये जानते देखिए हैं कि वो देखिए इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, दरअसल मुझे जो दिखाई पड़ता है कि जब तक आप बीजेपी का भय दिखा करके वोट मांगेंगे तो निश्चित तौर पर उसको मुसलमान वोट करेंगे जिनके बारे में लगेगा कि ये बीजेपी को हरा सकती है। जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा कि बीजेपी आ जाएगी, मुझे लगता है उस दिन ओवैसी को भी वोट मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। ओवैसी भी जीतने लगेंगे। जैसे जैसे मैं वही बात कह रहा हूं, जैसे सीमांचल में जहां 40% से 70% आबादी बिहार में है, वहां पर इनके 5 उम्मीदवार क्यों जीत गए? क्योंकि वहां पे बीजेपी का भय वाला फैक्टर नहीं था। और दरअसल इस फैक्टर को जो जितना ज्यादा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए तुम हमको वोट दो, और हमको नहीं वोट दोगे तो तुम वोट कटवा हो जाओगे। ये जहां जहां पे नहीं दिखता है, जैसे सीमांचल में नहीं दिखा, तो ओवैसी के पार्टी के लोग जीते। सीमांचल में नहीं दिखता पंकज जी। महाराष्ट्र में ओवैसी के एमएलए वहीं जीते जहां पहले मुस्लिम मजलिस जीतती थी, मुस्लिम लीग जीतती थी, बाद में समाजवादी पार्टी जीतती थी। अब ओवैसी जीत गए, वोट ज्यादा था, जीत गए। वहां भी डर का माहौल नहीं था। भावरी साहब, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, क्या आपको कोई संभावना दिखाई पड़ती है कि मायावती और ओवैसी साथ आ सकते? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि जो उनका स्ट्राइक रेट है 5% का, तो जाहिर सी बात है हारने के बाद वो कुछ अल्टरनेटिव्स देखने लगे हैं। अब बायपोलर जो फियरिंग है, जो जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी का भय, उनकी पॉलिटिक्स और राजनीति का प्रिंसिपल ही यही है कि बीजेपी का भय फैलाया जाए। अब आप एक बात नोट करिए कि एआईएमएम के सिर्फ एक ही एमपी हैं, वो है खुद ओवैसी साहब। नहीं, दो अगर एमपी हैं, 19 दो एमपी हैं, हाँ, दो हाँ, एमपी। हाँ, करेक्ट एक वो है तो और एक उनमें और से है। जी, हाँ जी, हाँ जी, 19% अगर यूपी के वोट टारगेट करते हैं तो वो फेस बनना चाहते हैं मुस्लिम लोगों का। इसलिए वो हमेशा बार बार कहते हैं दैट वो नेक्स्ट लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिम लोगों का। सारांश ये है कि बिखरा हुआ वोट अगर उनको वापस लाना है, इसलिए वो अल्टरनेटिव देख रहे हैं, कोई अलायंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फेस बने और उस बिखरे हुए वोट को एक चेहरा मिल सके। मुझे लगता है अभी की राजनीति उनकी यही है। आप अनुपम जी एक- कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर भाई समय खत्म हो रहा है, मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। और मुझको जो लगता है कि जिसलिए ओवैसी से लोग पैक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार मुसलमान वोटर के मुंह में अगर ओवैसी का नमक लग गया तो फिर उनके हाथ से निकल जाएगा, वो ओवैसी के पीछे चल देगा। और रही बात जो आपका सवाल है कि बसपा से पैक्ट हो सकता है या नहीं, मायावती के सिवा कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक बात जो बहुत दिनों से कहने से हिचक रहा था, पर आज आप भी हैं, कौशिक साहब भी हैं और सैयद कासिम साहब भी हैं, तो कह लेता हूं कि जिस दिन ओवैसी ने जय मीम जय भीम का नारा दिया था, उसी दिन इस बात का आप पक्की तरह से मान लीजिए कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का वादा करें या अमेरिका का राष्ट्रपति, मायावती उनसे समझौता नहीं करेंगी। मायावती अपने वोटों का ठेकेदार ओवैसी को कभी नहीं बनाएगी। आप सहमत हैं कासिम साहब? बस सहमत। चलिए, बहरहाल ओवैसी के यूपी प्लान से अखिलेश कितने परेशान हैं ये तो पता चल ही जाएगा। उन्हें 5 सीट नहीं दी जाती है तो वो 25 पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और 25 पे अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उसका नुकसान इंडी अलायंस को कितना होगा ये भी हमें देखने को मिलेगा। उस परिणाम का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि जो ओवैसी पार्टी के प्रवक्ता या खुद ओवैसी इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अलायंस हो सकता है और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीएसपी से बात चल रही है, तो क्या मायावती इनसे गठबंधन कर सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम लगातार तलाशते रहेंगे।